हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की, जिसके कुछ ड्रग्स हैं एज लाइक इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन ईटीसी। आप सभी जानते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स का यूजेस मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन से। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स का एक ऐसा ग्रुप है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के एक्टिनोबैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड किया जाता है। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स में माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि एक या एक से अधिक डीऑक्सी शुगर से अटैच होता है। मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होने के कारण ही इसे मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। इट मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस करता है। ये बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल नहीं कर सकता। बट मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इट मीन्स ये बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे अपना इफेक्ट शो करेगा। मेनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अपना इफेक्ट शो करता है, बट कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज लाइक बोर्डेला पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा, लेजियोनेला, हेलिकोबैक्टर जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में भी ये अपना इफेक्ट शो करता है। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स इरिथ्रोमाइसिन की। तो पहला जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स था वो इरिथ्रोमाइसिन 1950s में डिस्कवर्ड हुआ था। इसके कुछ दिन बाद रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और कुछ नए मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड हुए। अब हम बात करेंगे मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स इरिथ्रोमाइसिन के बारे में। इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से ऑब्टेन्ड किया जाता है और इरिथ्रोमाइसिन का डिस्कवरी 1952 में किया गया था। इरिथ्रोमाइसिन का और पेनिसिलिन जी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी सेम है। इसीलिए किसी किसी डिजीज जहां पेनिसिलिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, उस केस में एज अ अल्टरनेटिव ड्रग इरिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इरिथ्रोमाइसिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो ये वेल एब्जॉर्ब टैबलेट है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये एसिड सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स है। इट मीन्स गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट कम कर देता है। इसीलिए इरिथ्रोमाइसिन हमेशा एंटेरिक कोटेड टैबलेट में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। हमेशा इरिथ्रोमाइसिन पे एंटेरिक कोटिंग की जाती है ताकि गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट कम ना कर दे। इरिथ्रोमाइसिन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, बट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। और इसकी बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन अपना प्लाज्मा लेवल या पीक लेवल 2 घंटे में अचीव कर लेती है। इरिथ्रोमाइसिन का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर में होता है और ये किडनी के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाता है। अब हम बात करेंगे इरिथ्रोमाइसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इरिथ्रोमाइसिन मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है। इट मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन है कि लो कंसंट्रेशन पे इरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, बट हाई कंसंट्रेशन पे इरिथ्रोमाइसिन कभी कभी बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी शो करता है। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है या फिर बैक्टीरिया के रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे इफेक्ट करता है। अगर लो कंसंट्रेशन में हुआ तो इरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेगा। अगर इसका हाई कंसंट्रेशन हुआ बैक्टीरिया का तो ये बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी शो करेगा।
अब मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन मेनली बैक्टीरियल प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका मेन काम ही है बैक्टीरियल प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करना, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ कंबाइंड होता है, जिससे कि 15S राइबोसोमल सब यूनिट का 13S में ट्रांसलोकेट होने से बच जाता है। ये ट्रांसलोकेशन को इंटरफेयर्स करता है, और जैसे ही ट्रांसलोकेशन इंटरफेयर्स हुआ प्रोटीन सिंथेसिस सप्रेस्ड हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। इस तरह से मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन के एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की। तो मेनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अपना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, लेकिन कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एज लाइक इन्फ्लुएंजा, बोर्डेला पर्ट्यूसिस, हेलिकोबैक्टर और लेजियोनेला के केस में ये अपना एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। कुछ और जगह हैं जैसे कि स्पाइरोकेट्स इन्फेक्शन में जो स्पाइरोकेट्स होते हैं जैसे कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया, गार्डनेला वैजिनलिस, रिकेट्सिया, इस केस में भी एरिथ्रोमाइसिन अपना एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। मेनली एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट डिजीज में अपना इफेक्ट शो करता है। जहां पेनिसिलिन अपना इफेक्ट नहीं कर पाता उस जगह पे हम एरिथ्रोमाइसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन उस डिजीज के लिए हाईली सेंसिटिव ड्रग बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन के यूजेज के बारे में। तो फर्स्ट यूज है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोरिनी बैक्टीरियल डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के केस में भी एरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, या फिर स्पाइरोकैट्स एज लाइक क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन में एरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के कंडीशन में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। कुछ और केसेस हैं जैसे कि लेजियोनेला, बोर्डेला पर्ट्यूसिस के केस में भी हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, या फिर किसी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया उस केस में भी हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है इट इज अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। इट मीन्स पेनिसिलिन रेजिस्टेंट डिजीज में जहां पेनिसिलिन अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा उस केस में हम एरिथ्रोमाइसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या फिर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। या फिर यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट में क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी टेट्रासाइक्लिन के साथ पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन या फिर टॉन्सिलाइटिस के केस में, या फिर कोई स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन हो तो उस केस में भी हम पेनिसिलिन का एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पेनिसिलिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में भी हम एरिथ्रोमाइसिन का ही यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एरिथ्रोमाइसिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट की, कि कौन कौन से अनवांटेड इफेक्ट एरिथ्रोमाइसिन के खाने से आ सकते हैं। तो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है एपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया जैसे कंडीशन एपियर्ड हो सकते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन का तो लीवर फेल्योर या फिर हिपैटिक डिसफंक्शन जैसे कंडीशन भी एपियर्ड होते हैं। किसी किसी कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड स्किन रैशेज जैसे एडवर्स इफेक्ट भी दिखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन के ड्रग इंटरेक्शन की। तो ये बहुत सारे ड्रग्स के हिपैटिक ऑक्सीडेशन, इट मीन्स किडनी में मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, जिससे कि साइटोक्रोम P450 डिक्रीज हो जाता है, और साइटोक्रोम P40 डिक्रीज हुआ तो मेटाबॉलिज्म रेट ड्रग्स का डिक्रीज हो जाता है। और ये ड्रग्स हैं एज लाइक थियोफाइलिन, कार्बामेजेपिन, वालपोरेट, एर्गोटामिन एंड वारफेरिन। इनका मेटाबॉलिज्म रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है।
चलिए अब हम बात करेंगे कुछ नए मैक्रोलाइड्स के बारे में। हमने यहाँ दो कैटेगरी बनाया है। फर्स्ट कैटेगरी इज एजिथ्रोमाइसिन एंड सेकेंड वन इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये न्यूअर मैक्रोलाइड्स है, बट इरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में एजिथ्रोमाइसिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है। साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो एरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में वेल इम्प्रूव्ड है। आप सभी जानते हैं एरिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल नहीं था, वो गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा था, बट एजिथ्रोमाइसिन के केस में एजिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स है और ये वेल एब्जॉर्ब ड्रग है। अगर आप इम्प्टी स्टोमक में भी एजिथ्रोमाइसिन का कंजप्शन करते हैं तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड है और लार्जर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स ये इरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में लंबे समय तक अपना इफेक्ट शो करेगा और टिश्यू में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके साथ साथ ही एजिथ्रोमाइसिन का बेटर टोलरेबिलिटी रेट है। इसके साथ साथ ही हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन किस किस केस में अपना इफेक्टिव शो करता है। तो वो है इन्फ्लुएंजा के केस में, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के केस में, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में, क्लेमाइडिया न्यूमोनिया, लेजियोनेला, मोराक्जेला एंड अदर, कैम्पलोबैक्टर, ट्रैकोमोनाटिस, गोनोरिया एंड माइकोबैक्टीरियम एवियन कम्प्लेक्स, जो कि एड्स पेशेंट में होता है माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, उस केस में भी हम एजिथ्रोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और ये अपना इफेक्टिव शो करता है। एजिथ्रोमाइसिन के बहुत लेस साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए इसका बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस लेवल है और इसका जो डोज है एजिथ्रोमाइसिन का वो दिन में एक बार आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। दूसरा हमने न्यूअर मैक्रोलाइड्स लिया है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन का जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इरिथ्रोमाइसिन से मिलता जुलता है, सिमिलर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और ये माइकोबैक्टीरियम एवियन कम्प्लेक्स, जो कि एड्स के पेशेंट में होता है माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियल लेप्रोसी के केस में, या फिर लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन के केस में हम क्लैरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है और किडनी के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो हमने जाना कि जो न्यूअर मैक्रोलाइड्स हैं एज लाइक एजिथ्रोमाइसिन और या क्लैरिथ्रोमाइसिन हो, वो अपना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका इरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में, और इनके फार्माकोकाइनेटिक्स का जो हम कंपेयर करते हैं तो सबसे मेन जो है ये एसिड स्टेबल है, ये गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट कम नहीं करते और ये एम्प्टी स्टोमक में भी हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और न्यूअर मैक्रोलाइड्स एज लाइक रॉक्सीथ्रोमाइसिन की। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैक्रोलाइड्स है, बट रॉक्सीथ्रोमाइसिन एक सेमी सिंथेटिक इरिथ्रोमाइसिन डेरिवेटिव है। ये लॉन्गर एक्टिंग मैक्रोलाइड्स है। इट मींस इरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में ये लंबे समय तक अपना इफेक्ट शो करता है और ये साथ ही साथ एसिड स्टेबल मैक्रोलाइड है। इट मींस गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में भी ये अपना इफेक्ट शो करता है। बट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन की और रॉक्सीथ्रोमाइसिन की एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट सेम है। ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाने देता। इस तरह से ये अपना एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। अब इसके यूजेज की बात करें तो ये मेनली गार्डनेला वेजिनालिस, लेजियोनेला के केस में मोर इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन बोर्डेला पर्ट्यूसिस के केस में आप रॉक्सीथ्रोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो यहाँ ये अपना इफेक्ट कम शो कर पाता। इसका बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी है। इट मीन्स ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई अपना इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं करता
और इसका गुड टिश्यू पेनेट्रेशन है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन ऑल ओवर बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इस तरह से हमने जाना मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की। थैंक यू दोस्तों।